देखो प्लानिंग महान्यायवादी और सीएजी दोनों डिस्कस करने की थी, बट देखो मोस्टली कोशिश ये रहेगी कि 1 घंटा ही हम पढ़े, ठीक है। तो उस 1 घंटे में अगर महान्यायवादी जो है अपन पहले स्टार्ट करेंगे, क्या होता है, क्या अनुच्छेद है, उसके क्या प्रावधान है, फिर टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे सीएजी स्टार्ट करते हैं या फिर अपन क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज 2 दिन हो गए हमने क्वेश्चंस पे कोई डिस्कशन नहीं किया है, और मेरा जो फोकस होता है वो हमेशा कोशिश जो रहती है वो क्वेश्चंस पे ज्यादा रहती है, ठीक है। मनोज रोज आया करो, 3 बजे और 6 बजे क्लासेस होती है। अब एक तरह से हैबिट हो गई, मुझे पता चल जाता है कि अब मेरे क्लास में नया कौन सा बच्चा है कौन सा नहीं है ना। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। चलो देखो, महान्यायवादी हम पढ़ेंगे। महान्यायवादी, चलो इसमें एक पॉइंट और मैंने आज आपके इसमें महान्यायवादी से पहले आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, याद भी आई थी और शायद किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा भी था चैट बॉक्स में। एक शब्द आता है, हम सब आज शांति आप नए हैं, प्रकाश आप भी नए हैं, कोई बात नहीं है। शांति प्रकाश जी, प्रकाश चौधरी, योगेश, जो बच्चे आज नए हैं, ठीक है। सुनील स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे आज नए हैं, बिल्कुल जो भी आज स्टूडेंट्स नए, मैं उन्हें कह दूं हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने प्रधानमंत्री आज सुबह मॉर्निंग की 3 बजे वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब हम महान्यायवादी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ, जो कि किसके बारे में है, उप प्रधानमंत्री के बारे में है, ठीक है। इस शब्द से कुछ बच्चे हो सकते हैं अवगत हो और हो सकते हैं कुछ बच्चों को इस शब्द के बारे में नहीं पता हो। उप प्रधानमंत्री पता होना चाहिए। हालांकि बेसिक सी बात करें तो ये क्या है, ठीक है, क्या इसके प्रावधान होते हैं, क्या उप प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि जो राजस्थान का अगर बच्चा है तो मुझे मैं बता देती हूँ, अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री है, ठीक है। वैसे ही प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री क्या होता है, थोड़ा सा हम 5 मिनट का उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन महान्यायवादी पे चलेंगे। देखो पहले उप प्रधानमंत्री पे चर्चा कर लो। उप प्रधानमंत्री जो पद है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यह पद संविधान में कहीं भी कोई वर्णित नहीं है। कहने का मतलब इसके लिए कोई भी अनुच्छेद नहीं है। देखो इस पद की शुरुआत जो शुरुआत थी, आप यूं कह सकते हो कि हुआ क्या, शुरुआत की इसमें विवाद क्या था वो समझो। पहले विवाद की जो स्थिति थी वो समझनी है। वो क्या थी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 उम्मीदवार थे। एक तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी, उम्मीदवार कितने थे, जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरे थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हुआ क्या, इनमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री एक होगा, ठीक है। अब प्रधानमंत्री एक होगा, कौन बनेगा, क्या किया जाए, तो उसका उन्होंने क्या समाधान किया, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बना दिया, उप प्रधानमंत्री बना दिया। तो आप यूं समझो, जब कभी भी हमारे, अब जिससे कि राजस्थान में भी लेटेस्ट में यही विवाद हुआ, आप सब जो बच्चा राजस्थान का बिलोंग करता है, क्योंकि अदर स्टेट का बच्चा भी अपने साथ पढ़ रहा होता है, तो देखो जो वर्तमान अभी जो लेटेस्ट में क्या हुआ, सचिन पायलट और आपके गहलोत जी, वो दोनों ही उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री बनने के। अब यहाँ एक बड़ा कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, बड़ा विवाद पैदा हो गया, किसे बनाया जाए, क्या किया जाए। फिर उस परिस्थिति में अंतिम निर्णय यह लिया गया कि मुख्यमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री की बात हुई है, मुख्यमंत्री गहलोत सर को बना दिया जाएगा और आपका जो उप मुख्यमंत्री है वो सचिन पायलट जी रह जाएंगे, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, उप मुख्यमंत्री की अलग से कोई शपथ नहीं है, उप मुख्यमंत्री का अलग से कोई वेतन नहीं है, उप मुख्यमंत्री का अलग से कोई कार्य नहीं है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री केवल नाम का है, केवल उसके नाम के आगे, मतलब जो शपथ प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री लेते हैं वही शपथ उप प्रधानमंत्री लेगा। उप प्रधानमंत्री जो होगा वो आपके मंत्रिमंडल में से ही कोई एक होगा, ठीक है। क्यों, जैसे समझो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया, तो उप प्रधानमंत्री जब वो बने थे तो वह गृह मंत्रालय या कह सकते हैं गृह मंत्री थे,
ठीक है, होम मिनिस्टर थे। तो मंत्रिमंडल का जरूर ये सदस्य होता है, मंत्रिमंडल का ये सदस्य होता है। अब बच्चे कई बार सोचते हैं कि मैडम उप प्रधानमंत्री बनाया, इसका मतलब कोई काम तो होगा ही। भाई वो उप प्रधानमंत्री के रूप में कोई काम नहीं करता, जो भी काम करेगा मंत्री के रूप में ही करता है, केवल नाम का उप प्रधानमंत्री लगता है, नाम का ही उप प्रधानमंत्री लगता है। ठीक है, अब देखो नाम का ही उप प्रधानमंत्री लगता है, इस एक व्यक्ति या इस पद की एक खास बात समझो। जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे या प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, तो मुझे बताओ, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री का त्याग पत्र दे दे, तब मंत्री परिषद के साथ में क्या होगा? पहला बिंदु, मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। दूसरा बिंदु, मंत्री परिषद नए प्रधानमंत्री आने तक बनी रहेगी। तीसरा, मंत्री परिषद को उप प्रधानमंत्री संभाल लेगा। बस जरूर थोड़ा ना 4 ऑप्शन हो। मान लो क्या हुआ, मुझे इसमें से ये बताओ कि प्रधानमंत्री का जब मृत्यु हो जाए या जब वो त्यागपत्र दे दे, उस परिस्थिति में मंत्री परिषद के साथ क्या होगा? बताओ क्या होगा? उप प्रधानमंत्री कोई नहीं है रिया, नहीं है, जरूरी नहीं है इस पद पर हमेशा ही आप किसी व्यक्ति को बिठाओ। बिल्कुल इसका जवाब क्या होगा? मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। हो सकता है नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रही हूं सुन लो। क्या होगा? मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। ठीक है, मंत्री परिषद उपराष्ट्रपति नहीं संभालेगा। खास बात समझो, आप बच्चे जो है वो गलती क्या करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे सभापति न होने पर उपसभापति संभालता है, वैसे प्रधानमंत्री न होने पर उप प्रधानमंत्री संभालेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है, त्यागपत्र देता है, मृत्यु होती है, उस परिस्थिति में मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। उप प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री परिषद को बनाए नहीं रखा जा सकता, उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि वह खुद मंत्रिमंडल का ही हिस्सा या मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता है। पॉइंट समझ में आ गया? बच्चा एक ही गलती करता है, वो गलती ये होती है। दूसरा, जैसे रिया ने पूछा कि मैडम वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कोई उप प्रधानमंत्री नहीं है। मैं आपको बता रही हूं, यदि प्रधानमंत्री पद के लिए अगर 2 उम्मीदवार हो जाए कि भाई इन्हें बनाए, इसे बनाए, इसे बनाए, इसे बनाए, उस परिस्थिति में आप हो सकता है किसी एक को प्रधानमंत्री और किसी एक को उप प्रधानमंत्री बना दो। वर्तमान में हमारे यहाँ उप प्रधानमंत्री कोई भी नहीं है। ठीक है, जो सबसे पहले थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। पॉइंट आया समझ में? वर्तमान में कोई नहीं है। ये उप प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा आपको सूचना ही देनी थी मुझे, यूं समझो। अब आगे आते हैं अपन, अब अपन समझेंगे महान्यायवादी को। महान्यायवादी जिसे आप कहते हो अटॉर्नी जनरल, एजी, अटॉर्नी जनरल। अब देखो महान्यायवादी क्या होता है, अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं? बिल्कुल सब बच्चे जो है वो एक अनुच्छेद याद या एक अनुच्छेद बोलना शुरू हो गए। मैडम अनुच्छेद 76 76 76 बिल्कुल सही है आपका, उसमें कोई दो राय, कोई गलती नहीं है। सबसे पहले पॉइंट को ये समझो कि महान्यायवादी होता क्या है, ये पद क्या दर्शाता है, यह पद क्यों बनाया गया, किसके काम का है, इस पद के कार्य क्या है। ठीक है, तो देखो आपके यहाँ एक एग्जाम्पल समझो। यदि आप जब कहीं कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में जो होने वाली प्रक्रियाएं हैं, जो कानूनी दांवपेच है, वो आपको नहीं पता। आप अपने बिहाफ पर वकील रखते हो। भाई मैं तो नहीं जानता पर वकील तो सब जानता ही है, वकील रखते हो। अब मुझे बताओ, अगर सरकार के खिलाफ, मैंने सरकार के खिलाफ केस कर दिया तो मेरे बिहाफ पे तो वकील हो गया खड़ा होके, ठीक है। परंतु जब मैंने सरकार पे केस किया तो ये थोड़ी ना प्रधानमंत्री आएंगे, तो प्रधानमंत्री का या भारत सरकार का भी तो कोई वकील होगा। तो एक छोटी सी भाषा में आपको समझाऊं तो भारत सरकार का जो वकील है वो किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को।
बिल्कुल पर्सनल एडवोकेट होता है, वकील। भारत सरकार का वकील किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को। तो आपको पॉइंट को क्या समझना है? देखो, अनुच्छेद 76 सही है आपका। पहला बिंदु इसको लेकर क्या समझना है? भारत सरकार का वकील। क्या समझना है? भारत सरकार का वकील। दूसरा बिंदु इसमें क्या समझना है आपको? भारत सरकार को जितने भी कानूनी मुद्दे, कानूनी मामले होते हैं, उन पर सलाह मशवरा, परामर्श देने या कानूनी मुद्दों में सहायता देने के लिए महान्यायवादी पद को बनाया गया। पॉइंट समझे? आप यूं कह सकते हो, भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार को विधि कानून संबंधी सभी व्यवस्थाओं में परामर्श, सहायता, सलाह देता है। अब देखो, इस पद की अगर अपन बात करते हैं तो महान्यायवादी पद पर नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल, महान्यायवादी पद पर नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और हम सबको पता है नियुक्ति में परामर्श जो है वो कौन देता है? प्रधानमंत्री देगा। देखो, एक बात गौर करना, जब भी सरकार बदल जाती है तो एक नया महान्यायवादी आ जाता है। महान्यायवादी जो है, मतलब वो जरूरी नहीं है सरकार बदले तब, इनका टाइम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इतना फिक्स नहीं होता, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल। अभी हम पढ़ेंगे सर्वाधिक किसका है, न्यूनतम किसका है। देखो, नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करता है, और नियुक्ति के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पहलू आता है योग्यता का। सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या आता है? योग्यता का। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? योग्यता। अब मुझे बताओ, महान्यायवादी की योग्यता क्या होगी? महान्यायवादी की योग्यता क्या होगी? बताओ, बोलो। महान्यायवादी की योग्यता बिल्कुल सही है। महान्यायवादी की योग्यता क्या होगी? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बना हो कोई जरूरी नहीं है। योग्यताएं क्या है वो देखो। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसे बनाया जाएगा जो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। फिर 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, 5 या 5 से अधिक हो, ठीक है। उच्च न्यायालय 5 वर्षों या 5 से अधिक वर्षों में उसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष या 10 से अधिक आप कह सकते हो, कम से कम 10 वर्षों तक वह उच्च न्यायालय में अधिवक्ता, जिसे कहते हो एडवोकेट, वकील के पद पे रहा हो। और जो चौथी कंडीशन है वो क्या है? वो है, कंडीशन नहीं, एक तरीके से यूं कह सकते हो, या भारत का नागरिक हो। उसके बाद में या तो ध्यान रखना, या तो उसने 5 साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पे रहा हो, या अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पे रहा हो। दोनों में से एक मिलेगी। दोनों ही नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति की नजरों में अगर वह एक अच्छा विधि वेता है, ठीक है, एक अच्छा न्यायिक सलाहकार या जानकार है, तो उसे नियुक्त किया जा सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के परामर्श है। और यही जो योग्यता है वह महान्यायवादी की भी होती है। अब देखो, योग्यता का बिल्कुल आपकी नियुक्ति का 76 में मिलता है, योग्यता का उल्लेख भी आपके 76 में मिलेगा। अब योग्यता की बात आती है शपथ की। तो एक बात समझो, शपथ का उल्लेख संविधान में नहीं है। शपथ का उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं है।
उसके बावजूद अगर हम देखें तो शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, संविधान की निष्ठा और श्रद्धा की शपथ लेता है। सिंपल सी बात करते हैं, पर ध्यान रखो शपथ का उल्लेख संविधान में नहीं है। महान्यायवादी शपथ का उल्लेख संविधान में नहीं है। महान्यायवादी शपथ लेगा, दिलाएगा राष्ट्रपति तथा इसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलेगा। शपथ हो गया। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कार्यकाल की। कार्यकाल, अब मुझे बताओ जो महान्यायवादी होता है उसका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल कितना काम करता है? अब देखो कार्यकाल के लिए एक शब्द लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब क्या निकला इसका? इसका मतलब यह निकला कि नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, ठीक है, और बिना किसी प्रक्रिया, बिना किसी व्यवस्था के राष्ट्रपति जब चाहे तब उससे त्यागपत्र मांगकर महान्यायवादी को पद से हटा सकता है। महान्यायवादी को पद से हटा सकता है। समझे पॉइंट? तो कार्यकाल के लिए बिल्कुल इसका संविधान में उल्लेख है, आपको अनुच्छेद 76 के तीसरे पॉइंट में मिल जाएगी ये बात, ठीक है। 76 में तीसरे बिंदु में लिखा है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, जिससे महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा। कोई 5 वर्ष वगैरह नहीं है, बिल्कुल 5 वर्ष वगैरह कुछ नहीं है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं नहीं 5 वर्ष नहीं है, अनिल 5 वर्ष नहीं है, अब गलत है। प्रकाश क्या लिख रहे हैं 62 वर्ष ओल्ड 6 ईयर, मैं समझी नहीं, 62 वर्ष तक बता रहे हैं आप इसका आयु। देखो योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के समान है, ठीक है ना। कार्यकाल में पॉइंट है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रसाद पर्यंत मतलब 62 से भी ज्यादा हो सकता है, 62 है 65 है, इससे ज्यादा हो सकता है। लाइन देखो आप, सर्वोच्च न्यायालय में लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम आयु का उल्लेख है, वहां कार्यकाल नहीं है, 5 वर्ष भी नहीं, और वहां यह भी नहीं लिखा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वहां कार्यकाल में कंडीशन डाल दी, वहां कार्यकाल में कंडीशन है 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो सकता। वहां सर्वोच्च न्यायालय में कंडीशन है, पर यहां कंडीशन नहीं है। यहां कार्यकाल में आपको ध्यान क्या रखना है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, ठीक है, 4 साल 5 साल 3 साल जब भी। कार्यकाल का पॉइंट क्लियर। अब देखो कार्यकाल के बाद अपन चर्चा करते हैं वेतन पे। तो महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी के वेतन का उल्लेख भी संविधान में नहीं मिलेगा। वेतन कितना दिया जाएगा यह राष्ट्रपति द्वारा तय करेंगे, और वेतन प्राप्त कहां से करेगा, केंद्र की संचित निधि से वेतन प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। वेतन राष्ट्रपति तय करेगा, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, कहीं वर्णन नहीं है, और केंद्र की संचित निधि से वह वेतन प्राप्त करता है। केंद्र की संचित निधि से वेतन प्राप्त करता है। बिल्कुल सही लिख रहे हैं सुनील, राजू सही लिख रहे हैं। जो वेतन है वो अभी जो ले रहे हैं वो 2.5 लाख है। नहीं प्रकाश 280 नहीं है, 2.5 लाख जो है वो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, 2.5 लाख। महान्यायवादी का अभी जो वेतन है वो 2.5 लाख है, 280 नहीं है। 2,80,000 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है, ठीक है। तो वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय होगा, संविधान में उल्लेख नहीं है। केंद्र की संचित निधि से प्राप्त होगा, और कितना है 2.5 लाख। अब देखो 2.5 लाख, उसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं महान्यायवादी त्यागपत्र किसको देगा। तो अगर बात करें त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र को लेकर भी संविधान में उल्लेख तो नहीं है, परंतु एक लाइन अभी आपने पढ़ी थी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब ही हो गया कि त्यागपत्र किसे दिया जाएगा, राष्ट्रपति को दिया जाएगा। त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है।
आगे देखो, आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, जवाब देना। पूरा लिखूं, समझ जाओगे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा महान्यायवादी। जवाब दो। भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, कौन होता है बताओ? हाँ अनिल, क्वेश्चन का जवाब दो। विष्णु, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मयंक नहीं, गलत है। अटॉर्नी जनरल दुर्गेश सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी बच्चों ने, लगभग बच्चों ने सही जवाब दिया। ये बच्चा कई बार गलती करता है, पहला ऑप्शन मिलता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, टिक करके आ जाता है, जो कि गलत है। भारत का प्रथम विधिक अधिकारी, ठीक है, भारत का या हमारे देश का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी ही होता है। देखो कार्य, हालांकि मैं तुम्हें बता चुकी हूं, इनका मुख्यतः क्या कार्य रहता है। सबसे पहला यह है, भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कहीं भी आप देखो महान्यायवादी है, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको दर्शा रहे हैं, किसको दर्शा रहा है, भारत सरकार को। दूसरा इसमें क्या है, भारत सरकार, या आप कह सकते हो संसद को, हालांकि शब्द भारत सरकार काम में लिया गया है तो अपन वही लिख लेते हैं। भारत सरकार को विधिक परामर्श सलाह देता है तथा राष्ट्रपति इसे किसी भी विधिक मामले पर विचार करने का आदेश दे सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस मुद्दे पर या इस कानूनी विवाद पर या इस मुद्दे पर महान्यायवादी को विचार पेश करने हैं, विचार करना है, तो राष्ट्रपति उसे विचार पेश करने हेतु आदेश भी जारी कर सकता है। ठीक है, ये क्या हुआ, इसके कार्य हुए। अब देखो महान्यायवादी में आपने अभी तक जो पहलू समझे वो सारे पहलू अनुच्छेद कहाँ लिखे हुए हैं, 76 में। अगला आपको एक बात जो समझनी है वो क्या समझनी है, अनुच्छेद 88। महान्यायवादी को लेकर दो ही अनुच्छेद काम में आएंगे, एक 78 नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र, कार्य, सब कहाँ मिलेगा 78 में। पर आपको एक ही बात समझनी है जो गौर करके ध्यान रखना, महान्यायवादी बैठक में दोनों सदन की, मतलब संसद की बैठक में भाग ले सकता है, संसद की बैठक में भाग ले सकता है, परंतु संसद में वोट नहीं देता है। वोट नहीं दे सकता, संसद के किसी भी सदन में वोट नहीं दे सकता, केवल और केवल बैठक में भाग ले सकता है। ये अनुच्छेद कौन सा मिलेगा आपको, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88। आया समझ में पॉइंट? ठीक है, अब देखो आगे हम देखते हैं महान्यायवादी में। एक चीज ध्यान रखना, मुझे बताओ क्या महान्यायवादी पर्सनल प्रैक्टिस कर सकता है क्या? पर्सनल प्रैक्टिस का मतलब हुआ
न्यायालय में जा सकता है क्या? किसी को कानूनी सलाह, किसी अन्य व्यक्ति को कानूनी सलाह दे सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए केस न्यायालय में लड़ सकता है क्या? बताओ। क्या पर्सनल प्रैक्टिस कर सकता है क्या? बताओ। सॉलिटरी सीटर बताती हूं अभी, चलो सॉलिटरी सीटर भी डिस्कस करते हैं। पहले मुझे ये बताओ, बताओ क्या बताना है? प्रैक्टिस कर सकता है क्या? बिल्कुल पर्सनल प्रैक्टिस कर सकता है, पर्सनल प्रैक्टिस कर सकता है, पर इसमें शर्त क्या ध्यान रखनी है उसको? शर्त क्या होगी? शर्त यह होगी कि भारत सरकार के खिलाफ नहीं होगा। कोई भी ऐसा केस जो भारत सरकार के खिलाफ हो, उसमें ना तो ये प्रैक्टिस कर सकता है, न उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, न उसको सलाह मशवरा दे सकता है, ठीक है ना। ये शर्त होगी, इस शर्त के साथ में वह पर्सनल प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है ना। पर्सनल प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी अन्य व्यक्ति, अन्य संस्था की विधिक सहायता कर सकता है। भारत सरकार ही नहीं, अगर ये चाहे तो किसी भी अन्य व्यक्ति, अन्य आयोग या अन्य संस्था को भी ये विधिक सहायता उपलब्ध करा सकता है। इसे बांधा नहीं गया है, ध्यान रखना। बस शर्त क्या है? भारत सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। विधिक भारत का पहला महान्यायवादी कौन था? फटाफट जवाब दो, अभी बता देती हूं। पहला कौन है? देखो चलो, एक बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा है। एक बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा क्या था? सॉलिसिटर जनरल ये क्या होता है? देखो, जैसे कि प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए बहुत सारे मंत्री परिषद, बहुत से मंत्री होते हैं ना, वैसे ही महान्यायवादी भारत सरकार का परामर्श, विधिक परामर्शदाता होता है। तो उसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल, उसकी हेल्प के लिए उसके नीचे लगभग 4-5, कई बार 2 होते हैं, कई बार 4 होते हैं। इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि कितने होंगे, ठीक है। तो महान्यायवादी को सहायता हेतु उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, और सॉलिसिटर जनरल के नीचे भी सब सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इनका केवल काम इतना होता है कि भाई ये सरकार को सहायता करता है, परामर्श देता है, उस परामर्श पर, या कह सकते हैं मान लो कोई केस स्टडी होती है। आप एक चीज समझो, जब वकील कोई केस लड़ता है तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंटर्न होते हैं, ठीक है। इस पर काम करो, इस केस पर काम करो, इसको देखो, इसको देखो। तो उसी हिसाब से महान्यायवादी पूरी विधिक सहायता उपलब्ध कराता है, और महान्यायवादी की मदद कौन करते हैं? सॉलिसिटर जनरल, और इनके नीचे भी सॉलिसिटर जनरल होते हैं। संख्या का कोई उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। आगे सॉलिसिटर जनरल क्या है? सॉलिसिटर जनरल सिंपल सा है, महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल बनाए जाते हैं। इनकी बिल्कुल, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये वही व्यक्ति होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य होंगे, ठीक है। त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को ही देंगे, सारी चीजें, ठीक है। पहला जवाब आया। पहला महान्यायवादी कौन है? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ जो है वो भारत के पहले महान्यायवादी है, पहले महान्यायवादी है। 1950 से लेकर 63 ये इनका कार्यकाल है। अब 1950 से लेकर 63 इनका कार्यकाल है। इससे एक चीज आपको पता चलेगी, इनका कार्यकाल सर्वाधिक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले महान्यायवादी कौन है? MC सीतलवाड़। कितना है कार्यकाल? 13 वर्ष, 50 से लेकर 63। सोच रहे होंगे कि मैडम इतना कार्यकाल कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कार्यकाल में हमने ये थोड़ी ना पढ़ा था 5 वर्ष 6 वर्ष, हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी रहेगा। तो सीतलवाड़ जो MC सीतलवाड़ है 1950 से 63 तक 13 साल तक रहे हैं, जो कि सर्वाधिक कार्यकाल है, आज तक का रिकॉर्ड है, ठीक है। दूसरा, मुझे ये बताओ दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? नीरज डे। किसका है?
दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल नीरज डे 1968 से लेकर 77 तक, लगभग अगर देखा जाए लगभग ये बैठ जाएगा आपके 11 साल। यह है दूसरा सर्वाधिक है। कैसा है? दूसरा सर्वाधिक। तीसरा बिंदु आपको क्या समझना है? तीसरा बिंदु आपको क्या रखना है? सोली सोराबजी, सोली सोराबजी। सोली सोराबजी जो है वो 1989 से लेकर 90, 1989 से लेकर 90 तक थे। ठीक है, लगभग 1 वर्ष आप कह सकते हो। और इनका न्यूनतम कार्यकाल, मतलब सबसे छोटा कार्यकाल ये कह सकते हो, सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? सोली सोराबजी का, 89 से लेकर 90 तक। ये ठीक है, ये पॉइंट थोड़े से ध्यान रखने हैं। सबसे पहला MC सेतलवाड़ 50 से 63 तक, सर्वाधिक कार्यकाल, 2 विशेषताएं, पहला भी है सर्वाधिक कार्यकाल भी है। नीरज डे 68 से लेकर 68 से लेकर 77 तक, लगभग 11 वर्ष और दूसरा सर्वाधिक आज तक। ठीक है, और सोली सोराबजी 89 से लेकर 90 तक, और इनका सबसे छोटा कार्यकाल है अभी तक। अब देखो आगे, देखो चलो वर्तमान कौन है बताओ जरा मुझे। वर्तमान महान्यायवादी बताओ। ठीक है, नाम बताओ पहले तो उनका, फिर मुझे ये बताओ कब से हैं, और फिर ये बताओ कौन से हैं, कितने नंबर के। फटाफट जवाब दो। प्रकाश 9 वर्ष नहीं होते हैं एक्चुअल में। क्या होता है कि आप तो 68 से 77 सीधा कैलकुलेट कर रहे हो, इसमें थोड़ा हो जाता है। 68 से आप स्टार्टिंग से देखो 77 तक लास्ट तक हो जाता है, इस तरह करके। देखो नाम बिल्कुल आपने सही बताया, के वेणुगोपाल। मुझे अगला जवाब दो, कब से है? बिल्कुल बिल्कुल जून 2017 से है। कौन से है बोलो, कौन से? बिल्कुल अनिल सही समझे, 30 जून 2017 सही है। कौन से हैं? बिल्कुल के वेणुगोपाल कौन से हैं? 15वें हैं। के वेणुगोपाल कौन से हैं? 15वें हैं। सुनील 15वें हैं, 15 नंबर के हैं। ये महान्यायवादी हुआ। देखो एक पॉइंट को समझो, महान्यायवादी जो पद है, महान्यायवादी जो पद है वो केंद्र विशेष के लिए है। अब अगर मैं बात करती हूं राज्य की, आज चर्चा नहीं करेंगे राज्य की अपन, ठीक है। राज्य में महान्यायवादी जैसा ही एक पद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? महाधिवक्ता। क्या कहेंगे? महाधिवक्ता। जैसे यह केंद्र सरकार को कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है, वैसे ही राज्य को कानूनी सहायता उपलब्ध कौन कराता है? महाधिवक्ता। ठीक है, आप यूं कह सकते हो राज्य का सबसे पहला विधिक अधिकारी महाधिवक्ता होता है, और ये राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है, और हर राज्य में अपना एक महाधिवक्ता होगा। ठीक है, हर राज्य में अपना एक महाधिवक्ता होगा। नोटिफिकेशन नहीं, आप 3 बजे 6 बजे समझ लिया करो कि आ ही जाता है, उस पर लाइव दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये एडवोकेट जनरल होता है, ये अटॉर्नी जनरल है, ये भी एजी है, ये भी एजी है। ये एडवोकेट जनरल होता है, ये अटॉर्नी जनरल होता है। ध्यान रखना, केंद्र के महान्यायवादी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, और इसे कहा जाता है एजी है, पर ये क्या है? एडवोकेट जनरल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंच रहे हो, 165 में है, पर मैंने जैसे कहा कि अभी अपन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चंस लिखती हूं, शुरू करते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन,
मैं सारे लूंगी, राष्ट्रपति, आपातकालीन शक्तियां, प्रधानमंत्री, सारे क्वेश्चन सबके मिक्स चलेंगे। चलो, जवाब क्या है इसका? राष्ट्रीय आपातकाल अगर जारी नहीं है तो आप नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर चुनाव आयोग की अनुमति बढ़ाई जा सकती है, निर्वाचन आयोग की परामर्श, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। राष्ट्रीय आपातकाल जारी रहने, परंतु अगर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है तो आप जारी नहीं रख सकते। इन चारों में से सबसे उपयुक्त जवाब क्या होगा? तीसरा। गोपाल, कल 3 बजे अपनी क्लास होगी, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। जवाब दो। बिल्कुल 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 सही है। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, बाकी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पूरी संसद भाग लेती है। लोकसभा के निर्वाचित भी भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सब भाग लेते हैं। इन चारों में से जवाब क्या होगा? 4 नंबर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो,
जवाब दो। जवाब क्या है? 5 वर्ष। बेटा समझो, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति होगा तो उपराष्ट्रपति होगा तो कार्यकाल 5। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना है? 5 होगा। इसका जवाब क्या है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। आगे देखो, देखो राष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ रखा जाता है? बताओ। गोपाल कोचिंग लगभग अभी तो 1 जून से प्लानिंग में है, 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी। दो जवाब दो फटाफट। नहीं, राष्ट्रपति नहीं लेगा बिल्कुल। अब देखो कई बार क्या होता है, कई जगह संसद शब्द आ जाता है तो वहां लोकसभा राज्यसभा को ही हम समझते हैं, राष्ट्रपति को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है ना? बिल्कुल, काफी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। कहाँ रखा जा सकता है? लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में, किसी भी सदन में रख सकते हैं हम, किसी भी, कोई बाध्यता नहीं है। चलो क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव सर्वप्रथम कहां रखा जाता है? ऑप्शन लोकसभा, वही दोनों मतलब राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, चौथा क्या है? प्रस्ताव रखा ही नहीं जाता है। जवाब दो। देखो इसका जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री को राज्यसभा में ही बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अब समझ में आ गया है? बताऊं क्यों डिस्कस करना है, ये समझ में आ गया? ये बताओ। आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैंने विधानसभा इसलिए लिखा था कि आप कंफ्यूज हो जाओ। समझे कैसे? ये आप ये कह सकते हो विधानसभा का सदस्य हो सकता है, आपको ये डाउट लगा, ठीक है, आप इसको अलग रखो। अगले क्वेश्चन पढ़ो, अगले ऑप्शन पढ़ो, प्रधानमंत्री 25 वर्ष का होना चाहिए। सही है बात? तो फिर अगले वाला क्वेश्चन पढ़ो, प्रधानमंत्री को राज्यसभा, आगे देखो, गौर करो क्या लिखा है मैंने, में ही, मतलब मैंने बात की है केवल राज्यसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है। राज्यसभा में तो होना ही नहीं चाहिए। कहां चाहिए? लोकसभा में होना चाहिए।
प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये बात सही है। अब बात समझो, आपने एक बात पढ़ी है कि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। अगर सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मुझे बताओ, हो सकता है वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं हो, विधानसभा का सदस्य हो, ठीक? क्योंकि इन दोनों सदन का सदस्य तो बनेगा ही बनेगा, परंतु 6 महीने तक आप बाहर के किसी व्यक्ति को भी बना सकते हो और बाहर का विधानसभा भी हो सकती है। तो प्रधानमंत्री संसद विधानसभा का सदस्य हो सकता है, 6 महीने तक तो हो ही सकता है ना, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने ये ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना तो आप इसको टिक कर सकते थे, पर ऑप्शन देखो ये इससे भी ज्यादा गलत है। प्रधानमंत्री को राज्यसभा में ही बहुमत प्राप्त होना चाहिए, ये एकदम से गलत पॉइंट है। विधानसभा, अरे सदस्य हो तो सकता है ना 6 महीने तक, तो चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, किसी भी सदन का हो, 6 महीने तक तो रह सकता है, ठीक है। वह यहां क्या, ये भी गलत है, ठीक है, मैं मानी रवि आपकी बात, ये भी गलत है, पर क्या ये सही है? ये पॉइंट सही है क्या? आपको यूं छांटना है कि 2 गलत पॉइंट में से सबसे सटीक गलत कौन सा है। सटीक गलत कौन सा है? प्रधानमंत्री को राज्यसभा में ही बहुमत प्राप्त हो, ठीक है, समझ में आ गया ना। मैं मानती हूं रवि विधानसभा गलत हो सकता है, ठीक है, बट आंशिक गलत है। 6 महीने तक विधानसभा वाला भी सदस्य रह सकता है, 6 महीने बाद तो नहीं है। ये आंशिक रूप में सही है, आंशिक रूप में गलत है, बट ये तो पूरा ही गलत है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे देखो, इतने करें, आगे बढ़े। चलो इसके बारे में और बता दो। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ध्यान रखना। संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। चलो एक क्वेश्चन का और जवाब दो। क्वेश्चन दिख रहा है ना? बिल्कुल विकास सही कह रहे हैं। जवाब क्या होगा? चौथा, महाभियोग में संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। बिल्कुल, इसमें जो पॉइंट कहा है कि निर्वाचित सदस्य भाग ही, मतलब ही आते ही मतलब वो कह रहा है कि केवल ही निर्वाचित लेंगे, नहीं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसमें गलत क्या है? ये चौथा, महाभियोग को संसद में 1/4 से प्रवेश करवाते हैं, सही है बिल्कुल।
महाभियोग में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, ये भी सही है। महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, मैंने समझाया था राष्ट्रपति में, ये भी सही है। ये गलत है। संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। ठीक है, निर्वाचित मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। हाँ बिल्कुल वंशीधर, दोनों भाग लेते हैं। तो आज के सेशन को अपन यही खत्म करते हैं। आज का जो सेशन है उसको हम यही खत्म करते हैं।